गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल ई एजुकेशन बाय पीके में स्वागत है। धीरे धीरे सभी बैंकों का विलय हो रहा है, जैसा कि आपको पता है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे बैंक हैं जो अभी भी बंद कर दिए जा रहे हैं, और उसमें जनता का जो पैसा फंसा हुआ है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बैंक जो बंद हो रहा है उसका रीज़न क्या है, क्यों बंद हो रहा है, इसका क्या कारण है, और पैसा नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, इसका भी कारण हम जानेंगे। यह जो बैंक है जिसे बंद करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, और इसे बंद करने के लिए निर्देश पिछले माह मार्च 2022 में ही आरबीआई की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है कि इस बैंक को तत्काल बंद कर दिया जाए। यह देश का चौथा बैंक है जिसे बंद किया जा रहा है। बैंक बंद होने से जमाकर्ता काफ़ी परेशान हैं। जमाकर्ताओं के मन में यह एक सवाल उठ रहा है कि जो पैसा है जमाकर्ता का, कस्टमर का, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। यह जो बैंक बंद करने के लिए आदेश जारी हुआ है, यह उत्तर प्रदेश की पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। इस बैंक को बंद करने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि बैंक को आखिर बंद करने का डिसीजन गवर्नमेंट को क्यों लेना पड़ा। चूँकि यह डिसीजन आरबीआई ने इसलिए लिया है क्योंकि इस बैंक की वित्तीय हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, और यह बैंक घाटे में चल रही थी। आरबीआई की तरफ से बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी इस बैंक के हालात में कोई भी सुधार नहीं हुआ। मजबूरन आरबीआई को इस बैंक को बंद करने के लिए निर्देश जारी करना पड़ा, और इस बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। सभी बैंकों के क्रेडिट्स अलग अलग होते हैं और उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। सभी बैंकों को एक लिमिटेशन दिया जाता है। इस बैंक पीपल कोऑपरेटिव बैंक की जो लिमिटेड है, इस बैंक के अनुसार अगर किसी भी परिस्थिति में बैंक बंद होता है तो उसमें जमाकर्ता को मात्र 5 लाख रुपए ही सुरक्षित होते हैं। अगर 5 लाख से अधिक का अमाउंट कस्टमर जमा करता है इस बैंक में, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कस्टमर की ही होती है। किसी भी प्रकार की घाटा या किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर कस्टमर को मात्र 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके ऊपर जितने भी अमाउंट हैं वो लैप्स हो जाएंगे, कस्टमर को नहीं मिलेंगे। और इस प्रकार से कस्टमर का जो गाढ़ी कमाई है, पैसा है, वह डूब जाता है। बैंक उन्हें रिफंड करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, और जो यह पैसा वापस मिलता है यह डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन एक्ट 1961 के तहत ही वापस मिलता है। और इसमें सर जेरो दादा, नायक सिराला सहकारी बैंक, और इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, और मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि शामिल हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर कस्टमर इसमें पैसा जमा करता है तो कस्टमर की क्या गलती है। वह अपने फ्यूचर को देख करके एक एक पाई, एक एक रुपया जुटा करके कस्टमर जमा करता है, और कभी ये पता चलता है कि उसका बैंक घाटे में चल रहा है या उसका बैंक भाग गया, तो इस कंडीशन में कस्टमर की कोई गलती नहीं है। इस तरह की जो अब घटनाएं हैं सामान्यतः अब होती रहती हैं, कोई अब बड़ी बात नहीं है। इसलिए समझदारी अब इसी में है कि कस्टमर अपने बैंक को पहले अच्छे तरीके से जान ले, उसके रूल रेगुलेशन को पढ़ ले, उसके लिमिटेशन क्या है, तब भी वो अपने पैसे को उसमें जमा करे या फिर लंबे समय तक सुरक्षित रखे। क्योंकि जो सारे बैंक्स होते हैं ये अर्निंग करते हैं कस्टमर के ही पैसे लेकर के। जब उन्हें बेनिफिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब उन्हें लॉस होता है तो पैसे लेकर भाग जाती हैं, और तमाम तरह के प्रॉब्लम को दिखा करके कस्टमर के पैसे को लैप्स कर दिया जाता है। अब आपको इसमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा बैंक कैसा है कैसा नहीं है, हम जमा करें या कितना के जमा करें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा सर्वप्रथम, कभी भी एक बैंक में सारा पैसा इन्वेस्ट न करें, उसमें सारा पैसा न रखें, अलग अलग बैंक में रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी सारा सिस्टम आप ऑनलाइन न करें, क्योंकि चूँकि फ्रॉड भी काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, काफ़ी तीव्र गति से होता है, या आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि फ्रॉड किस रूप में होगा आपके साथ, और आपको पता नहीं चलेगा, और आपका एक अमाउंट, लंबा अमाउंट माइनस में चला जाएगा। अगर आवश्यकता हो तो एक ही अकाउंट को आप ऑनलाइन करें, बाकी सारे अकाउंट को ऑफलाइन ही रहने दें, और उसके एटीएम कार्ड्स न बनवाएं, और ना ही कोई ऐप भी इस्तेमाल करें, और पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप बैंक में रख सकते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद
फ्यूचर को देखते हुए आप स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं सी ज़मीन जायदाद या कुछ ऐसी चीज़ मिलेंगे तो उसका आप सदुपयोग कर पाएंगे और वो परमानेंटली आपके पास रहेगा, किसी का अधिकार में नहीं रहेगा। जिस दिन आप पैसा बैंक में अकाउंट में जमा कर देते हैं तो मान के चलिए पैसा आपका नहीं हो, बैंक का है। बैंक आपको अगर चाहेगी तो वापस करेगी, रिफंड करेगी। अगर बैंक नहीं चाहेगी तो कोई बहाना बना करके आपको रिफंड रिफंड नहीं कर सकती है। तो आप उसमें कर भी नहीं सकते हैं, आपका लॉस ही होगा। एक तो पैसा जाएगा, दूसरी बात क्या है, अगर आप कोर्ट कचहरी भी करते हैं तो फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली तीनों तरीके से आप लॉस में ही रहेंगे। इसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या होगा आपको पता ही है कि कोर्ट कचहरी का रिजल्ट किस प्रकार आता है और कितना डिले आता है। तो कुल मिला के समझदारी इसी में है कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें, दूर तक सोच समझ कर ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें और ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहाँ आपका अधिकार क्षेत्र हो, आप उन्हें अपने अनुसार उसको यूज कर सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।